हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरू हब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। तो जो आपके इंडिया वाले बुक में इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन वाला चैप्टर था, उसका नाम अभी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पड़ गया है, जिसके अंडर कुछ जो ओल्ड टॉपिक्स थे वो डिलीट हो गए हैं, कुछ को न्यू ऐड कराए गए हैं, कुछ टॉपिक्स जो है वो एज इट इज़ है। तो अब अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस चैप्टर के अंडर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जो न्यूली प्रपोज सिलेबस है ऑफ CBSE, उसी के रिगार्डिंग उसी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को करेंगे। एंड इसके रिलेटेड मटेरियल्स आपको CBSE के ऑफिशियल साइट में भी अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन मटेरियल्स चाहिए ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टडी मटेरियल्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो जो इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक है यू कैन फॉलो मी देयर, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यू कैन फॉलो माई व्लॉग टू, जहाँ पे मैंने कुछ नोट्स जो है अपलोड किए हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर को शुरू करने से पहले फर्स्ट हमें ये देखना है कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या था। अब इंडिया की जब फॉरेन पॉलिसी बनी थी उस टाइम में हमें देखना है कि इंडिया की सिचुएशन क्या थी। ओके, कि इंडिया किस उसमें बैकग्राउंड में था, क्या हिस्ट्री थी, एंड उस बेसिस पे क्या उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाई, एंड उस टाइम पे ये फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाए। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे दी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो आपको पता है जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, ठीक है, उसके बाद जो है उस टाइम पे ही कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कोल्ड वॉर चल रहा था। एंड उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो है इंडिया को फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि इंटरनेशनल जब वो जो कॉन्टेक्स्ट था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा वॉर चल रहे थे, तो उसका सामना करना पड़ा। कुछ कंट्रीज़ जो है एमर्ज हो रहे थे, जैसे आपको पता है कुछ यूरोपियन कंट्रीज हमने देखा था सेकंड चैप्टर में कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो है एमर्ज हो रहे थे बिकॉज USSR टूट गया था। एंड उसके बाद जो है एक शिफ्ट आया था जिसको शॉक थेरेपी बोलते हैं, तो उसमें कुछ कंट्रीज जो है एमर्ज हो रही थी। उसके बाद हम देख सकते हैं रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा था उस टाइम में, काफ़ी सारी कंट्रीज रिकन्स्ट्रक्ट भी हो रही थी, एंड साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN, ये सब भी बन रहा था। ओके, उसके बाद और भी जो काफ़ी सामना करना पड़ा था, जैसे पॉवर्टी की। इंडिया के सामने उस टाइम पे ऐसे चैलेंजेस आए थे बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, एंड ब्रिटिशर्स के इतने सालों के रूल के बाद जब हमें इंडिया फाइनली आज़ाद मिली तो वो कुछ अच्छी कंडीशन में तो थी नहीं, तो पॉवर्टी था। उसके साथ एक बहुत बड़ा जो हमें चैलेंज फेस करना पड़ा था वो था पार्टीशन का। ओके, पार्टीशन के साथ क्या हुआ था कि इंडिया को आज़ादी तो मिली थी, उस चीज़ की खुशी ज़रूर थी, बट पार्टीशन एक ऐसी चीज़ है जिससे इंडिया पूरी तरह से बिखरी हुई थी। उस टाइम में प्रिंसली स्टेट्स के वो सब मामले चल रहे थे, एंड ये सब बहुत उस टाइम में जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थी, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। साथ में हम देख रहे थे कॉलोनियलिज्म जो है एंड हो रही थी, तो कॉलोनियल कंट्रीज जो है कॉलोनियलिज्म, अब क्या हो रहा था, डी कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख सकते हैं उस टाइम में चल रही थी। एंड उस टाइम में हर एक कंट्री का एक मेन जो चैलेंज था, दो चैलेंज ये थे कि वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। तो वेलफेयर W से याद रखना एंड डेमोक्रेसी D से याद रखना, ये दो चैलेंजेस जो है हर कंट्री के सामने थी। एंड इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो उस टाइम में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तीन चीज़ों पे हम कहेंगे, दैट इज़ फर्स्ट हम देखेंगे कि सॉवरेनिटी। ओके, हर एक कंट्री की सॉवरेनिटी को हमें रेस्पेक्ट करना है। सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, देखो हर एक कंट्री का एक डिसीजन मेकिंग पावर होता है। इंडिया के एक डिसीजन मेकिंग पावर है, वो जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, कोई और कंट्री उसको ये नहीं बता सकती कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो सॉवरेनिटी एक जो सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर होता है उसको रेस्पेक्ट करना है। साथ में हमें सिक्योरिटी चाहिए। ओके, सिक्योरिटी के लिए हमें तो करना ही है फॉरेन पॉलिसी टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम सिक्योरिटी करेंगे तो लो मार काट के हमें सिक्योरिटी करनी है, नहीं। तो सॉवरेनिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी हम रखेंगे, पर ये नहीं कि हम दूसरों को मार काट के सिक्योरिटी रखेंगे, उसके साथ हम पीस भी मेंटेन करेंगे। तो ये तीन चैलेंजेस, ये तीन गोल्स जो थी मेन थी कि अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी बनी तो हम इसको ऐसे करके बनाएंगे। ओके, तो अगर अपना
घर देख ले, ठीक है, तो अगर हमारे घर में कोई रूल है तो वो हम दो चीज़ के बेसिस पे बनाते हैं, एक तो इंटरनल मैटर्स के बेसिस पे एंड दूसरा है एक्सटर्नल बेसिस के, ठीक है। जैसे इंटरनल मैटर में जैसे हमें इस टाइम में सोना खाना पीना है, बट एक्सटर्नल कैसे, जैसे हमें इस टाइम में स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, तो उस टाइम के हिसाब से हम जो है एक ओवरऑल हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं घर की, एंड ये सबकी एक अलग अलग पॉलिसी होती है। सेम वाइज ये जो घर है ये उस टाइम में इंडिया थी, एंड इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये दोनों से चलती थी, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों को मतलब दोनों को समझ के जो है ये पॉलिसी बनाई गई थी कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरफ से जो है ये इन्फ्लुएंस था। एंड इस टाइम में और एक चीज़ ये हो रही थी कि उस टाइम में कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ था, हमने देखा था 2 कैंप्स बन गए थे, नाटो एंड वर्सो। एंड क्या हो रहा था, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी ना वो क्या कर रही थी कि जो डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएसएसआर, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी को मान रहे थे, बिकॉज वो उनको एड देते थे, उनको क्रेडिट देते थे, ठीक है, उनको एक सिक्योरिटी देते थे। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी वो क्या कर रही थी, वो इनके साथ जाके इनके पास जा रही थी, या फिर यूएसएस के पास या फिर यूएसएसआर के पास, ठीक है। तो उस टाइम में इन्होंने ऐसी फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी, बट इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई थी दैट इज ऑफ नॉन अलाइनमेंट, एंड ये एक वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिसी है ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इन्हीं को हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉलिसीज अपनाए गए थे। तो उस सिचुएशन में इंडिया की पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जैसे कि हमें पता है इंडिया को एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है इंडिपेंडेंस मिला था, एंड इसके पीछे सबसे बड़ा रोल था दैट इज ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। नेशनल मूवमेंट जहाँ पे हमने ब्रिटिश रूल के खिलाफ इतना जो है स्ट्रगल किया था, उसके बाद जाके हमें इंडिपेंडेंस मिला। एंड ये जो स्ट्रगल था ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रहा था, ये वर्ल्ड वाइड कोलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के खिलाफ जो स्ट्रगल चल रहा था उस स्ट्रगल का पार्ट इंडिया भी था, ठीक है। कोलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, इन टर्म को थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ, व्हाट डज इट मीन। सो कोलोनियलिज्म, जैसे कि आपको पता होगा, कोलोनियलिज्म मीन्स मेकिंग कॉलोनीज। तो जैसे कि कोई कंट्री होता है, कोई पावरफुल कंट्री, वो और एक कंट्री में आके कॉलोनी बसाता है जो कि उससे थोड़ा लेस डेवलप होता है, बिकॉज उसको कॉलोनी बनाना ईजी होता है। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, ठीक है, एंड इनका मेन पर्पस 3 चीज़ पे होता है। फर्स्ट इज गॉड, सेकेंड इज गोल्ड एंड थर्ड इज ग्लोरी। गॉड, गोल्ड, ग्लोरी, यही 3 इनका पर्पस होता है। गॉड मीन्स इनकी जो भी रिलीजियन है उनको और ज़्यादा स्प्रेड करना, जैसे इनकी थी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। गोल्ड, यू कैन कनेक्ट इट विद ट्रेड और मार्केट प्रॉफिट, तो गॉड, गोल्ड, एंड थर्ड इज ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स आप जितनों को कॉलोनीज बना पाओगे, जितना स्प्रेड कर पाओगे उतना आपकी ग्लोरी बढ़ेगी, ठीक है। वेयरएज इंपीरियलिज्म जो है ये 3 चीज़ पे फोकस करता है, ये ना ही कॉलोनी बनाने में बट पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल, ये तीनों चीज़ों पे ये फोकस करते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल। तो अगर हम देखें तो दोनों टर्म जो है कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म में पॉलिटिकल की बात नहीं आती बट इम्पीरियलिज्म में पॉलिटिकल की बात आती है। जैसे कि ब्रिटिश रूल किया था इंडिया पे, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, उन्होंने एक हम पे शासन किया था, तो इनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थी। आई होप इट्स क्लियर। तो इन दोनों सिस्टम की वजह से जो है इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड में एक स्ट्रगल चल रहा था, एंड उसकी पार्ट इंडिया भी थी। एंड इंडिया ने फाइनली नेशनल मूवमेंट के तहत इंडिया में भी क्या आया था, इंडिपेंडेंस, बट उसके साथ क्या आया था, पार्टीशन। तो पार्टीशन के साथ जो है इंडिया की हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम में पॉवर्टी, लिटरेसी, पार्टीशन, उस टाइम में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं थी, प्रिंसली स्टेट बिखरे हुए थे, एंड उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा कोशिश ये चल रही थी गवर्नमेंट की कि कैसे हम अपनी इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सब स्टेट्स को एक साथ कैसे लाए। ओके, तो इस चीज़ पे मेन फोकस था। एंड इंडिया केवल अपना ही नहीं बल्कि जो दूसरे जो कंट्रीज थे, जैसे एशियन, अफ्रीकन जो कंट्रीज थे, उनको भी इन्फ्लुएंस कर रही थी ताकि वो अपना लिबरेशन मूवमेंट करे, इनको भी मोटिवेट कर रही थी अपने लिबरेशन मूवमेंट के थ्रू, बिकॉज यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉलोनियलिज्म था, तो इनको भी विज़ाविज़ जो है ये क्या कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे फॉर द लिबरेशन मूवमेंट। एंड 1945 के बाद जो है INA बनाया गया था, INA इंडियन नेशनल आर्मी बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी, एंड इट वाज द क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द लिंकेज एस्टैब्लिश बिटवीन इंडिया एंड द ओवरसीज
इंडियंस। ओके, इस टाइम एक और इवेंट चल रही थी, वो थी कोल्ड वॉर। ठीक है, अब इंटरनेशनल इवेंट में एक बहुत बड़ा इवेंट है कोल्ड वॉर, जहाँ पे 2 कैंप्स बन गई थी नाटो की, वार्सो की। कुछ कंट्रीज जो है ज्वाइन कर रहे थे नाटो को, कुछ ज्वाइन कर रहे थे वार्सो को। जो हमारी नेबर थी जो पाकिस्तान, उन्होंने किसको ज्वाइन किया था? नाटो को। तो हम ये देख रहे थे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, बट उस टाइम में इंडिया जो थी वो एक ऐसी कंट्री थी जो अभी अभी आज़ाद हुई, अभी अभी डिकोलोनाइज हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अभी एक सॉवरेनिटी उन्होंने गेन की है, जो हार्ड अर्न सॉवरेनिटी है। ठीक है, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि सॉवरेनिटी क्या होता है, वो अभी रिसेंटली गेन किया है। तो इसलिए ये जो है इंडिया ने क्या अपनाया? दी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये इसलिए अपनाया ताकि अभी अभी आज़ाद हुई कंट्री अगर दोबारा किसी कैंप के अंदर, दोबारा किसी कंट्री के अंदर फिर आ जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इंडिया ने क्या अपनाया? पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। साथ ही और जो भी कंट्रीज थे, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थे, उनको भी इन्फ्लुएंस कर रही थी कि वो भी फॉलो करे इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को। ओके, तो उस टाइम में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का राइज हो रहा था, CPI, MCP सब हमने देखा था। इंडिया में भी जो है कम्युनिस्ट पार्टीज राइज हो रहे थे। ओके, तो ये सारे जो एमर्जेंस थी, उससे इंडिया ने क्या सोचा कि एक नॉन अलाइनमेंट रखते हैं। अब नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल दूर रहना, बट एक डिस्टेंस मेंटेन करना विद दी 2 कैंप्स। तो ये ना ही नाटो के साथ गए, ना ही वार्सो के साथ गए। हाँ, इनकी फ्रेंडली रिलेशन भले ही थी इंडिया के साथ, जैसे USSR की थी। ठीक है, बाद में जाके इंडिया US के साथ भी आई, बट इन्होंने हमेशा से, इंडिया ने जो है हमेशा से पॉलिसी फॉलो किया, दैट इज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। एंड ये इसलिए बिकॉज जो हार्ड अर्न सॉवरेनिटी हमारी थी, ठीक है, ये फिर से लॉस ना हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया था? इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो किया था। उस टाइम में एक और एक शख्सियत की बात करें तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रोल था उस टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ा था, बिकॉज उस टाइम में ये प्रधानमंत्री भी थे, PM भी थे, साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ओके, तो ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर दोनों ही थे, इसलिए इनके ऊपर प्रेशर था। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्होंने रोल प्ले किया था टू इम्प्लीमेंट द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964, एंड उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो 1946 से जो 1964 तक जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई, जो भी फॉरेन पॉलिसी रखा गया, ये इन्होंने ही जो है इम्प्लीमेंट किया था। एंड इन्होंने 3 मेजर चीज़ों पे ध्यान दिया था, दैट इज सॉवरेनिटी। तो इन्होंने इस चीज़ का खास ध्यान दिया था कि जो हार्ड अर्न सॉवरेनिटी है इंडिया की, सॉवरेनिटी मीन्स जो इंडिया की एक डिसीजन मेकिंग पावर है, जो पहले ब्रिटिश के हाथ में थी एंड उसके बाद एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद इंडिया के हाथ में आई। तो ये जो हार्ड अर्न सॉवरेनिटी थी, ये फिर से लॉस ना हो जाए, उसकी एक ध्यान रखा गया। उसके बाद प्रायोरिटी दी गई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, कि टेरिटरी जो है हमारी फिर से जो है बिखर ना जाए, बिकॉज एक तो हमने देख लिया था कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था कि पाकिस्तान टूट गया। तो ये जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है इसको मेंटेन रखना। ओके, एंड उसके साथ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा उस टाइम में इम्पॉर्टेंट थी। बिकॉज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उस टाइम में पॉवर्टी थी, उस टाइम में कोई प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटेशन ये सब नहीं था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, साथ में सॉवरेनिटी, तो इन तीनों चीज़ों पे खास ध्यान दिया गया। नेहरू जी इन तीनों जो पॉलिसी है इनको नॉन अलाइनमेंट से रखने की पूरी कोशिश की। इनको ऑब्जेक्टिव यही था कि हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हुए इन तीनों चीज़ों को जो है गेन करें, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को गेन करें। एंड उस टाइम में इंडिया में कुछ पार्टीज थे, कुछ ग्रुप्स थे जो ये समझ रहे थे कि इंडिया की जो रिलेशन है वो US के साथ ज़्यादा होना चाहिए, मोर फ्रेंडली होना चाहिए, बिकॉज वो एक प्रो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, वो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं US, तो उनके साथ होना चाहिए। एंड उनमें से कुछ थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर भी थे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपोज कर रहे थे कम्युनिज्म को, एंड वो चाह रहे थे कि वो US के फॉरेन पॉलिसी के साथ जो है इंडिया को रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो US की फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है? प्रो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, बट नेहरू ने जो है वो उन्होंने क्या किया, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चाह रहे थे एक नॉन अलाइनमेंट के तहत। वो किसी के साथ जाना नहीं चाह रहे थे, ना ही US की फॉरेन पॉलिसी के साथ, ना ही USSR के साथ, बट वो एक चाह रहे थे कि इस
3 ऑब्जेक्टिव्स को नॉन अलाइनमेंट के थ्रू पूरा किया जाए। ओके, तो सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के तहत जो है इंडिया ने दोनों कैंप से डिस्टेंस मेंटेन किया था, बट इसके इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी भी बनती जा रही थी, वो थी बैलेंसिंग की। ठीक है, तो काफ़ी सारे हम इश्यूज देख सकते हैं जिसमें हमने देखा है कि इंडिया की जो बैलेंस है ऑफ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की जो एक हम कह सकते हैं एक बैलेंसिंग है, वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा था। जैसे कि अगर हम एक केस देखें 1956 में क्या हुआ था ना कि ब्रिटेन ने हमला किया था इजिप्ट पे। ओके, किस पे हमला किया था? इजिप्ट पे हमला किया था ओवर दी सुएज कैनाल। ओके, सुएज कैनाल इश्यूज के ऊपर जो है ब्रिटिश ने इजिप्ट पे हमला किया था। एंड उस टाइम में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, वर्ल्ड प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, कि ब्रिटिश ने कैसे हमला कर दिया इजिप्ट पे, ये सब के खिलाफ जो है वर्ल्ड प्रोटेस्ट चलाई गई थी अगेंस्ट द न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। ओके, बट इन दी सेम ईयर, उसी ईयर में जो है यूएसएसआर ने हंगेरी पर अटैक किया था, हंगेरी पर इन्वेड किया था, बट इंडिया ने कुछ नहीं बोला, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी नजर आती है, बट इसके बावजूद भी इंडिया की हमेशा से जो है एक इंटरनेशनल स्टैंड रही है इश्यूज पे, इन केसेस के बावजूद भी। बट इंडिया के इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से यूएस खुश नहीं थे। ठीक है, इसलिए 1950s एंड 60s के टाइम में इनके बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा तनाव भी था, अनीज भी था, बिकॉज इनकी जो पॉलिसी इनको पसंद नहीं आ रही थी नॉन अलाइनमेंट की। ओके, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल था। फिर भी इंडिया ने जो है अपना एक स्टैंड, एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो है मेंटेन रखी। इसके बाद है अफ्रो एशियन यूनिटी। अफ्रो एशियन यूनिटी सो इंडिया, नेहरू जी जो है स्पेशली एंड इंडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे इन दी वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्पेशली इन दी एशियन अफेयर्स। ठीक है, अगर हम स्पेशली देखें वर्ल्ड अफेयर्स में तो थे इनका मेजर रोल, बट एशियन अफेयर्स में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था, बिकॉज ये एशियन अफ्रीका जैसे जो कंट्रीज थे ये भी कॉलोनाइज थे। तो हमारी जो हिस्ट्री थी इंडिया की, अफ्रीकन कंट्रीज की, एशियन कुछ साउथ एशियन कंट्रीज की, इनकी जो हिस्ट्री है ना सेम है, तो इसलिए इनके साथ लगाव थोड़ा ज़्यादा था नेहरू जी का, इंडिया का। एंड इनका जो ये एरा है इसको क्या बोला जाता है? इट्स द एरा ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो नेहरू जी का जो एरा है इसको बोला जाता है इट इज़ मार्क्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, मीन्स इंडिया एंड जो अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट बनाया गया था। उस टाइम में बहुत जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो नेहरू जी का जो एरा था इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है कि उस टाइम में एस्टैब्लिशमेंट हो रही थी, कॉन्टैक्ट्स बन रहे थे, जो हमारी कंट्री थी इंडिया एंड साथ में कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका, इनकी यूनिटी के लिए उस टाइम में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था। एंड 1940s एंड 50s में जो है इंडिया ने एडवोकेट किया ऑफ एशियन यूनिटी। एशियन यूनिटी के लिए ये लगातार जो है कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे ताकि एशिया में जो है एक यूनिटी बन सके। एंड उसके एंड नेहरू जी के लीडरशिप के अंडर ही क्या हुआ, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुआ। तो जस्ट 5 months बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है, हमें अगस्त में जो है इंडिपेंडेंस मिली थी एंड मार्च में जो एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस किया गया था। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया था नेहरू जी के अंडर, ये लीडरशिप के अंडर ये किया गया था फॉर द एशियन यूनिटी। ठीक है, एंड उसके बाद जो है इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी की। जो डच कॉलोनीज थे एशिया, इंडोनेशिया में जो डच कॉलोनीज थे, तो डच कॉलोनीज थे इंडोनेशिया को आज़ाद कराने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट इन्होंने लगाया। उसके बाद ये जो थे इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, ठीक है, हम देखें तो इंडिया वाज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर फर्स्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, बिकॉज इंडिया में भी डीकोलोनाइजेशन हुई थी। तो डीकोलोनाइजेशन के खिलाफ थे, साथ में रेसिज्म के खिलाफ भी थे। ठीक है, तो अपार्थाइड सिस्टम थी, ठीक है, रंग भेद जो होता था इसके खिलाफ भी नेहरू जी थे, इंडिया थे। तो इंडिया वाज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डीकोलोनाइजेशन एज वेल एज ऑफ रेसिज्म। तो अपार्थाइड सिस्टम जो साउथ अफ्रीका में थी, रंग भेद था, उसके खिलाफ भी जो आपको पता है गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी का रोल क्या था। तो इन सब चीज़ों के मामले में जो है इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा था। उसके बाद एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस भी हुआ था 1955 में, जो कि एक एफ्रो एशियन नेशंस के बीच में कॉन्फ्रेंस हुआ था, बांडुंग कॉन्फ्रेंस। बांडुंग कहाँ पे है? एक इंडोनेशिया का एक शहर, एक सिटी है बांडुंग, वहाँ पे बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था। एंड इसके तहत जो है नाम फॉर्म हुआ था नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, एंड इनकी जो फर्स्ट समिट थी ये बेलग्रेड में हुआ था इन 1961। तो ये याद रखना कि 1961 में बेलग्रेड में जो है फर्स्ट समिट हुई थी नाम की। एंड इन
बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 जो एशियन अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था, एंड उसके तहत जो 5 लीडिंग मेंबर्स थे उन्होंने नाम बनाया था। इनकी फर्स्ट मीटिंग जो है बेलग्रेड में हुई थी, जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो वही सब इसमें लिखना है। सो दैट इज ऑल अबाउट द अफ्रो एशियन यूनिटी। तो इस वीडियो में हमने बात किया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बनी थी, क्या कॉन्टेक्स्ट था। उसके बाद हमने देखा कि क्या पॉलिसी थी, दैट इज अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जहाँ पे हमने नेहरू जी का रोल देखा। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कैंप्स, ओके, क्या था एंड कैसे बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। साथ में हमने अफ्रो एशियन यूनिटी के लिए क्या क्या देखा। फर्स्ट तो हमने देखा कि इंडिया का जो रोल है मेजर एशियन अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने हमेशा से इंडिया एंड अदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ जो है अपना एक कॉन्टैक्ट बनाने का इस्टेब्लिश किया था ऑलवेज, एंड एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। उसके बाद इंडोनेशिया को भी जो है डच कॉलोनीज से निकालने की जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया था, एंड बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, नाम बनाया गया था, एंड दैट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इसके अगले पार्ट में हम इंडिया के रिलेशन देखेंगे विद डिफरेंट नेशंस, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलेगा कि हम वहाँ पे जो है यूएस के साथ, चाइना, इसराइल एंड जो है रशिया, इनके साथ कैसी रिलेशन रही है, उन चीज़ों को देखेंगे, न्यूक्लियर पॉलिसी देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू हैव, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।